इतना बड़ा ससुराल। जितेश एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। उसके पास अच्छी डिग्री के साथ साथ अच्छी नौकरी होने के बावजूद भी वो अभी तक सिंगल ही था। जितेश के माता पिता शहर से कुछ ही दूरी पर एक छोटे से गांव में रहा करते थे। ऐसा नहीं था कि मम्मी पापा उसके लिए लड़कियां नहीं ढूंढ रहे थे, लेकिन अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी अब जैसी लड़की जितेश को चाहिए थी वैसी लड़की गांव में मिल नहीं पा रही थी। अरे भाई, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है तेरी, सैलरी भी ठीक ठाक है, फिर आज तक सिंगल रहने का कारण क्या है? भाई मम्मी पापा ट्राई कर रहे हैं कि कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो मेरी शादी करा दो। देख भाई, शादी करने के लिए तू आज तक मम्मी पापा के ऊपर निर्भर है, इसीलिए 30 साल की उम्र में भी सिंगल है। अरे भाई, इतने डेटिंग ऐप है तो खुद कोई कंफर्टेबल सा मैच देखकर बात आगे बढ़ा लेना। अरे नहीं यार, पता नहीं कैसे कैसे लोग आते होंगे इस तरह के ऐप पर, मुझे यकीन नहीं इन सब पर। मम्मी पापा ही ठीक है शादी और रिश्ते के लिए। तो देख, कौन सी सदी से उठकर आया है भाई तू? मैंने टिंडर से ही डेट किया था तेरी भाभी को, हो तुझे ऐसी वैसी लगती है क्या? भाई, अपने पसंद की लड़की जिससे आपके विचार मिलते हो उसे ढूंढकर शादी करना कोई गलत काम नहीं है, और ये बहुत अच्छा और आसान तरीका है। आप किसी लड़की से मिलो, खुलकर उसे सारी बात बताओ, आप रिश्ते से क्या चाहते हो, क्या पसंद है और क्या नापसंद है। अगर आपको लगे कि हाँ भाई मैं इस लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर कर सकता हूँ तो ठीक है, नहीं तो किसी और से बात करो। जबकि मम्मी पापा जो रिश्ता लाएंगे तो खुलकर अपने मन की बात उससे नहीं कर पाएगा, और सारी जिंदगी तुझे बस एडजस्टमेंट ही करने पड़ेंगे। देख, ज़्यादा सोच मत, मैं तेरा रजिस्ट्रेशन करा देता हूँ। करण जितेश का टिंडर पर अकाउंट खोल देता है। कुछ ही दिनों में शालिनी नाम की एक लड़की के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। चैटिंग से शुरू हुई उनकी बातें कब फ़ोन कॉल और फ़ोन कॉल से मुलाकातों में बदल गई, उन्हें खुद भी एहसास नहीं हुआ। देखो जितेश, मैं चंडीगढ़ में जॉब कर रही हूँ और शादी के बाद भी मेरा नौकरी छोड़ने का कोई विचार नहीं है। मैं सारी बातें क्लियर करना चाहती हूँ। मैं शुरू से ही एक न्यूक्लियर फैमिली में रही हूँ। हमारे घर में ना बड़ा शांत माहौल रहा, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना तू तू मैं भी यही चाहती हूँ कि शादी के बाद मैं भी न्यूक्लियर फैमिली में ही रहूँ। एक्चुअली जॉइंट फैमिली का प्रेशर और टेंशन मैं झेल नहीं पाऊँगी। तुम चाहो मुझे सही समझो या गलत, लेकिन मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया है, शादी के बाद मैं नहीं चाहती किसी भी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। एक्चुअली इस मामले में मेरी भी यही राय है जो तुम्हारी है। मुझे भी गांव छोड़े 10 साल हो गए हैं। अब वहाँ जाकर एडजस्ट करने के बारे में सोचना मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट है। मैं तो हमेशा से एक वर्किंग वाइफ चाहता था ताकि दोनों अपने अपने काम में बिजी रहे और झगड़ने का मौका ही ना मिले। मुझे भी हाउस वाइफ ना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी अच्छी जमेगी। सारी बातें क्लियर करने के बाद जितेश और शालिनी अपने अपने घर में बात करते हैं। बड़ों की रजामंदी के साथ जल्दी उन दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद दोनों शहर में 2 BHK फ्लैट लेकर उसमें रहने लगते हैं। शादी के बाद जितेश, बहुत गर्मी पड़ रही है, AC ले लेते और घर के लिए थोड़ा फर्नीचर भी ले लेते। अब हमारी शादी हो गई है, कोई भी आता है तो ऐसा खाली खाली घर अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही एक के बाद एक घर में सामान आने लगते हैं, कभी फ्रिज तो कभी टीवी, कभी माइक्रोवेव तो कभी गीज़र, जिससे उनका पूरा का पूरा बजट हिल जाता है। शालिनी, मैंने जितना सोचा था ना, शादी के बाद उससे कई गुना ज़्यादा खर्च हो चुका है। अब मुझे समझ में आया कि एक घर बसाने में कितनी मेहनत और रुपया खर्च होता है। मेरी तो सारी सेविंग खर्च हो गई। समझ में नहीं आ रहा कैसे सब कुछ मैनेज होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम जितेश। हर महीने बिजली का बिल और मकान का किराया, मेड की सैलरी निकालने के बाद हाथ में कुछ बचता ही नहीं। किसी तरह बस घर का राशन आ रहा है। इसके अलावा हम कोई भी खर्च अफोर्ड करने की कंडीशन में ही नहीं है। लेकिन ऐसे कैसे चल पाएगा जितेश? क्या करें, मकान चेंज कर दे क्या? कहीं पर कम रेंट वाला मकान ढूंढ ले। पहले ही मेरा ऑफिस हमारे घर से इतना दूर है कि ऑफिस से आने जाने में ही मेरी सैलरी का एक हिस्सा ट्रांसपोर्ट में खर्च हो जाता है। अब अगर हमें सस्ता मकान चाहिए तो और इंटीरियर में जाना होगा। मतलब मुझे ऑफिस पहुंचने में ही 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ अगर हमें फ्लैट का किराया ना देना पड़ता तो कितना अच्छा होता। हमारी अच्छी खासी सेविंग हो जाती, क्योंकि 30,000 तो हमें सिर्फ मकान का किराया देने में ही खर्च करने पड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा होगा कैसे? इस मकान की कीमत समझ रहे हो कितनी है? हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम अभी कोई फ्लैट खरीद सके। एक आइडिया है शालिनी, अगर तुम तैयार हो तो बात बन सकती है। क्या आइडिया है? साफ साफ बताओ ना। देखो, मेरा एक घर गांव में है। अगर हम कुछ दिन के लिए गांव में जाकर रहे और गांव वाले अपने पुश्तैनी मकान में से अपना हिस्सा मांग ले तो उन रुपयों से हम शहर में आराम से अपने लिए एक फ्लैट खरीद सकते हैं।
ऐसा करने से हम मकान का रेंट देने से भी बच जाएंगे और हमारी सैलरी में हमारा घर भी बहुत आराम से चलने लगेगा। पर तुम्हारे पापा मानेंगे क्या? कहीं ऐसा ना हो कि बात और ही बिगड़ जाए। शालिनी, हम लोग पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ जाएंगे। पहले कुछ दिन सबके साथ खुशी खुशी रहेंगे, उसके बाद मैं पापा से बात करूँगा। पहले मैं इमोशनली उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश करूँगा। अगर पापा नहीं माने तो फिर सख्ती से बात करनी पड़ेगी, लेकिन अपना हक मैं लेकर ही रहूँगा। आखिर इतने बड़े घर में मेरा भी तो हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, ना तो आज ना ही आने वाले समय में कभी भी मुझे गांव में जाकर रहना है। तो समझदारी तो इसी में है ना कि मैं अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को बेचकर शहर में अपने रहने का इंतज़ाम कर लूँ। अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह से कोई सोल्यूशन निकल सकता है तो मैं कुछ दिन के लिए गांव में तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। मैं ऑफिस में बात करके एप्लीकेशन लगा देती हूँ। घर पर कुछ इमरजेंसी है, बॉस मुझे वर्क फ्रॉम होम दे देगा और फिर हम लोग गांव चलेंगे। पूरी प्लानिंग बनाने के बाद जितेश और शालिनी अपने गांव पहुंच जाते हैं। शहर से अपने बेटे को गांव आया देख जितेश की माँ, पापा, बड़ा भाई, भाभी और उनके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अरे बेटा, पहले बता देता कि तुम दोनों आने वाले हो तो मैं तुम्हारे लिए कमरे की साफ सफाई करके तैयार करवा देती। आराम से कमरे की सफाई करवा दो माँ, अब मैं आया हूँ तो जल्दी से जाने वाला नहीं हूँ। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। कमरे में जाने के बाद, जितेश, मैं पूरा दिन वर्क फ्रॉम होम करूँगी तो यहाँ घर के काम को लेकर चिक तो नहीं होगी ना? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था मुझे इस तरह के माहौल में रहने की आदत नहीं है। अरे कुछ दिन की बात है, अगर कोई कुछ भूलेगा भी तो झेल लेना। हमें कौन सा यहाँ हमेशा के लिए रहना है। वो भी है। अगली सुबह जितेश और शालिनी अभी अपने कमरे में सो रहे थे कि उसे बाहर से भाभी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। देवर जी, चाय बन गई है। अगर आप लोग जग गए हैं तो आपकी चाय कमरे में ही दे दें। ठीक है भाभी, दे दीजिए। शीना कुछ ही देर में चाय उनके कमरे में ही दी जाती है। चाय पीने के बाद शालिनी जल्दी से रेडी होती है और अपना लैपटॉप लेकर काम करने बैठ जाती है। 9:30 बज गए जितेश, तुम्हें पता है ना मुझे सुबह ब्रेकफास्ट करने की आदत है। कुछ दिन के लिए यहाँ पर कुक लगवा देते हैं। अब पता नहीं कब नाश्ता बनेगा और मुझे मिलेगा भी या नहीं। क्या पता भाभी ये सोच रही हो कि मैं जाकर उनके साथ नाश्ता बनवाने में मदद करूंगी। शालिनी अभी अपने पति जितेश से बात कर रही थी कि उसकी जिठानी नाश्ते की 2 प्लेट लगाकर उसके कमरे में ले आती है। ये लो शालिनी, तुम जल्दी से नाश्ता कर लो और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ लगा देना। जितेश, मानना पड़ेगा, भाभी है तो बड़ी सपोर्टिव। हम 2 लोगों का काम बढ़ गया है लेकिन भाभी के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं दिखाई देती। शाम के समय जब शीना चाय लेकर उनके कमरे में आती है, भाभी आई एम रियली सॉरी, आपको सारा काम अकेले ही करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे ना ऑफिस का काम करना पड़ता है, इसलिए मैं आपकी काम में मदद नहीं कर पा रही हूँ। अरे नहीं पगली, तुझे किसने कहा मुझे काम करने में कोई दिक्कत है? अरे काम तो मैं रोज़ ही करती हूँ और तुम लोग कुछ दिन के लिए आए हो, बस खुशी खुशी हमारे साथ रहो, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भाभी कुछ दिन की बात नहीं है, दरअसल हमारा 2 महीने रुकने का प्लान है। मतलब अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप किसी को घर के कामों में मदद करने के लिए रख लीजिए ना। अरे बाबा, ये काम वाम की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम बस अपने ऑफिस पर ध्यान दो, घर में संभाल लूँगी। कुछ दिन बीतने के बाद, अरे बेटा शालिनी, देख मुझे पता है कि तुम्हें साड़ियाँ पहनने की आदत नहीं है, तो क्यों दिन भर साड़ी में लिपटी रहती हो? हैं, तुम्हें दिक्कत होती होगी ना बेटा? वो मम्मी जी, मैं बस थोड़े गांव के माहौल को देखते हुए साड़ियाँ पहन रही थी। अरे बेटा, गांव वालों का क्या है, गांव वालों के हिसाब से थोड़ी ना हमारा घर चलेगा। तुम बाहर निकलते हो, नौकरी करते हो, हम सब समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तुम जैसे कपड़े शहर में पहनती थी ना, वैसे ही यहाँ भी पहन सकती हो, बस कपड़े थोड़े सभ्य होने चाहिए। इसके अलावा हमें तुम्हारे पहनावे से कोई दिक्कत ना है। सासू माँ की बात सुनकर शालिनी बहुत हैरान थी। जिसने आज तक अपनी सहेलियों से सास के बारे में जितने भी किस्से सुने थे, उसकी सास उनसे बिल्कुल अलग थी। उसने तो आज तक यही सुना था कि सासू माँ साड़ी पहनने पर भी सर पर पल्लू ना रखने पर ताने मारती है, और यहाँ उसकी सास उसे साड़ी ना पहनने की हिदायत दे रही थी। उन्हें उसके काम करने से भी कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक कि ससुराल में भी उसे अपने कमरे में बैठे बैठे चाय, नाश्ता और खाना समय पर तैयार मिल रहा था। उसे जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतने बड़े ससुराल में अभी तक खुशी से रह रही है। जितेश, हमें यहाँ आए 15 दिन हो गए। मुझे लगता है अब तुम्हें पापा जी से बात कर लेनी चाहिए।
तुम जितना देर करोगे ना दिक्कत उतनी बढ़ती जाएगी। और वैसे भी मेरे वर्क फ्रॉम होम की टाइम लिमिट खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देखो मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ ये बार बार एक ही बात कहकर मेरे ऊपर प्रेशर बनाना बंद कर दो। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम यहाँ क्या करने के लिए आए थे, मैं भूला नहीं हूँ। लेकिन घर का माहौल तो देखो, सब लोग हमारे आने से कितने खुश हैं। मम्मी पापा तो इतने खुश है कि जैसे उन्हें पता ही नहीं कि क्या मिल गया। और इस माहौल में मैं अचानक से जाकर मकान बेचने की बात कर दूँ। कहीं ऐसा तो नहीं ना जितेश कि तुम्हारे इरादे बदल गए हैं? देखो मैं साफ साफ बता रही हूँ, इतने बड़े ससुराल में मैं जीवन भर एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। जितेश और शालिनी की बातचीत अब एक बहस का रूप लेने लगी थी और शायद उनके कमरे से कुछ आवाज़ बाहर भी जा रही थी। झगड़ा खत्म होने के बाद जितेश और शालिनी मुंह फेर कर सो जाते हैं और एक दूसरे से बातचीत बंद कर देते हैं। अगले दिन, क्या बात है शालिनी, किसी बात पर झगड़ा हो गया था क्या तुम दोनों का कल रात को? वो कुछ नहीं भाभी, थोड़ा सा पर्सनल बात थी। मैं समझती हूँ शालिनी की बात कुछ पर्सनल ही रही होगी, लेकिन इस तरह से बातचीत बंद कर देना तो सही नहीं है ना। और पति पत्नी के बीच में तो अहम और नाराज़गी की कोई जगह होती ही नहीं है। चलो जल्दी से एक दूसरे को सॉरी बोलो और झगड़ा ख़त्म करो। भाभी के कहने पर जितेश और शालिनी एक दूसरे को सॉरी बोल देते हैं, जिससे उनके बीच का मनमुटाव खत्म हो जाता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारा झगड़ा होने के बाद जितेश ने अगले ही दिन मुझसे बात कर ली हो, वरना जितेश तो हफ्तों हफ्तों तक बोलचाल बंद कर देता है और बहुत ही मुश्किल से ही सामान्य हो पाता है। अगले दिन, पापा मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हम लोग जब से गांव आए ना, काम का काफ़ी नुकसान हो रहा है। शालिनी को तो वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है, लेकिन मुझे तो छुट्टी करके ही यहाँ आना पड़ा है। पापा शहर में किराए के मकान में रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। 30,000 रुपया महीना किराया देने में हमारी कमर टूट जाती है। आप लोग तो यहाँ पर सुकून से रह रहे हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं है। आप तो जानती हैं गांव से मेरा अब कोई मतलब भी नहीं रहा, तो आप मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी बेचकर मुझे पैसा दे दीजिए। क्या मकान बेच दूँ? पापा इस घर में मेरा भी तो बराबर का अधिकार है ना। भैया तो अपने बच्चों के साथ आराम से अपने पूरे अधिकार से घर में रह रहा है, लेकिन मैं तो कभी यहाँ आकर रहता नहीं। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, मैं बस यही चाहता हूँ कि ऊपर वाला फ्लोर बेचकर आप पैसा मुझे दे दें। बेटा ये हमारा पुश्तैनी मकान है, पीढ़ियों से हम इसी घर में रहते रहे, ऐसे कैसे इसे बेच कर टुकड़े कर दूँ? ठीक है पापा, फिर आप लिख कर दे दीजिए कि आप मुझे बेदखल कर रहे हैं और अब आपका मुझसे कोई वास्ता नहीं रहा, तो मैं भी अपना हिस्सा छोड़कर चला जाऊंगा। पिछले 10 सालों से ऊपर के फ्लोर पर गुलाब चंद रहते हैं, अचानक से उन्हें बेघर करना पड़ेगा। बेटा तू एक बार और सोच ले। अरे पापा, किराएदार से इतनी मोह ममता कौन करता है? आप किराया लेकर उन्हें अपने मकान में रख लीजिए ना। आप निकाल देंगे तो वो कहीं और किराए पर मकान ले लेंगे, इतना क्यों सोचना? ठीक है बेटा, मैं डीलर से बात करता हूँ, अगर कोई ग्राहक मिले तो उसे ऊपर का फ्लोर बेच देंगे। पापा के मकान बेचने के लिए तैयार होते ही जितेश खुशी से फूला नहीं समा रहा था। शालिनी, मैंने पापा से बात कर ली है, उन्होंने कहा है जैसे ही कोई खरीदार मिलता है वो मकान बेच देंगे। पैसा हमारे हाथ में आते ही हम भी यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है जितेश। अच्छा भाभी पूछ रही थी शाम को खाने में क्या खाओगे, उन्हें बता देना। अरे वो अपनी मर्जी से बना लेंगी जो उन्हें बनाना होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम क्या जवाब दे रही हो? अरे वो इतना कंसर्न शो कर रही है तो तुम अपनी पसंद नहीं बता सकते? देख रहा हूँ जब से तुम यहाँ आई हो बड़ा चेहरा खिला खिला रहता है तुम्हारा। देखो जितेश, 8 घंटे काम करने के बाद जब मैं घर आती थी ना, तो तुम हमेशा मुझे लैपटॉप में नज़र गड़ाए कुछ काम करते हुए नज़र आते थे। मैं चाहे कितना भी तुमसे कहूँ कि मेरे साथ समय बिताओ, मुझसे बातें करो, लेकिन तुम्हारे पास मेरे लिए कभी समय ही नहीं होता था। मैं जब से यहाँ आई हूँ, भाभी के रूप में मुझे एक सहेली मिल गई है। शाम को ऑफिस ख़त्म होने के बाद मैं भाभी के साथ बैठकर ढेर सारे गप्पे लगाती हूँ, जिससे मेरी ऑफिस की सारी थकान और स्ट्रेस दूर हो जाता है। अगर तुम्हारे और मेरे बीच में किसी बात को लेकर गर्मा गर्मी या बहस हो भी जाती है ना जितेश, तो माँ जी और भाभी के साथ समय बिताने पर मेरा मन हल्का हो जाता है और मैं हमारे बीच की कड़वाहट को भूल जाती हूँ। इसीलिए आजकल मेरा मूड अच्छा रहता है। शालिनी का जवाब सुनकर जितेश थोड़ा हैरान था। 2-3 दिन के बाद पापा जितेश के पास आते हैं। बेटा जितेश, प्रॉपर्टी डीलर से बात हो गई है। एक पार्टी है जो हमारा घर खरीदने के लिए तैयार हो गई है। तेरा हिस्सा है, इसीलिए तू देख ले बेटा कितने में बेचना है और कैसे सौदा करना है। शालिनी, हम जिस वजह से यहाँ आए थे ना, आज हमारा मतलब हल हो गया।
लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कुछ छूट रहा है मेरे हाथ से। जिन पैसों के लिए हमने इतना सब प्लान किया, आज जब पैसे हाथ में आने का समय आया है तो मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी जितेश। मुझे भी इस घर के 2 टुकड़े करना अच्छा नहीं लग रहा। पिछले 1 महीने में सबने हमारी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया। हमारी पसंद नापसंद, हमारी छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखा, और जाते हुए हम इन लोगों को इतनी अच्छाई के बदले में क्या देकर जा रहे हैं? उनके इस आशियाने के 2 टुकड़े। अगर आज हमने अपना हिस्सा बेच दिया ना जितेश, तो वापसी के सारे दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और इतने अच्छे परिवार को कुछ रुपयों के लिए मैं गंवाना नहीं चाहती। भाभी की अच्छाइयों का बदला मैं इस तरह से नहीं चुका सकती। बल्कि सच बताऊं तो मेरा यहाँ से वापस जाने को दिल ही नहीं कर रहा। मैंने सोचा था इतने बड़े ससुराल में रहना बहुत तकलीफदेह और कठिन होगा, लेकिन सच बताऊं तो मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे कभी किसी भी बात की दिक्कत ही महसूस नहीं हुई। भाभी के साथ रहकर मैंने बहुत से काम सीखे हैं। जिन कामों के लिए पहले मुझे नौकरों पर निर्भर रहना पड़ता था, वो काम मैं खुद अपने हाथ से बड़े आराम से कर सकती हूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए जितेश। हमें अपने खर्चों को अपनी आमदनी के हिसाब से व्यवस्थित करना होगा। पापा को मना कर दो, हमें कोई मकान नहीं बेचना। बल्कि जाते हुए सबसे यही वादा करो कि जितना जल्दी हो सकेगा हम फिर से यहाँ लौट कर आएंगे। जल्दी वापस लौटने का वादा करके जितेश और शालिनी वापस शहर को लौट जाते हैं।